22 अप्रैल 2025 वो काला दिन जब चंद आतंकवादियों ने खुशियों भरे पहलगाम को खून की बारिश में भिगो दिया। गोलियों की आवाजों में बिखरते हुए सिंदूर की चीखें सुनाई दे रही। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर की अदृश्य ताकत स्टेट ऑफ आर्ट लॉजिस्टिक्स यानी कि आधुनिक संभार था और इसका प्रत्यक्ष रूप अनगिनत मिसाइलों का प्रचंड प्रहार था। यह ललकार थी भारतीय सेना के शक्तिबोध को और इसी ललकार का प्रतिकार था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा अचूक प्रहार था जिसमें शामिल संपूर्ण देश के प्रतिशोध का विचार था। आज मेरे साथ हैं मेजर जनरल डॉक्टर बख्शी। हम इनसे बात करेंगे इनकी बुक रेड लाइंस रीड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर। अब इसके बारे में हम सब की क्यूरियोसिटी है, हम जानना चाहते हैं कि इस बुक में क्या खास है। तो आइए बात करते हैं सर से। हेलो सर। एंड सर, फर्स्टली हम जानना चाहेंगे आपकी बुक के बारे में और इसमें ऐसा क्या खास है जो लोगों को इतना अट्रैक्ट कर रहा है। जी सही बात है। सबसे पहले मेरा आपको शुक्रिया है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस चर्चा के लिए आपने जो अपना कीमती समय दिया। तो जिस किताब की आप बात कर रहे हैं वो मेरे पास है, रेड लाइंस रीड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल तो हालांकि हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन हमारे पीएम ने खुद रेड फोर्ट में खड़े होकर बोला है दिस इज आवर न्यू नॉर्मल। तो न्यू नॉर्मल का ये मतलब है कि अब हमारा नेशनल सिक्योरिटी और जो आतंकवाद के खिलाफ जो रवैया है उसमें हमारा तब्दीली हुआ है, हमारा काम करने का ढंग। तो ये हमारा नया तौर तरीका की तरफ से आप समझिए। और इसके पहले जो हमारा मिलिट्री डॉक्ट्रिन था उसका नाम था कोल्ड स्टार्ट। आप लोगों ने शायद सुना होगा कोल्ड स्टार्ट, लेकिन इसका खुलासा एक्चुअली पिछले साल ही जनरल विज हैं जो पुराने आर्मी चीफ थे, उनकी किताब में इसका खुलासा पूरी तरह पहली बार हुआ है 2025 में। हालांकि कोल्ड स्टार्ट में हम हैं 2004 से, तो ऑलमोस्ट 20-21 साल के बाद इसका खुलासा हुआ है। और अब की पहले से ज्यादा अंदर घुस के पहले से ज्यादा मारेंगे। जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी और जो कोल्ड स्टार्ट थी जिसके मैंने अभी जिक्र किया, वो कुछ सिचुएशंस के लिए जो है काफ़ी नहीं था। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, 2008 में बॉम्बे हमले हुए, इसमें 160 के ऊपर जाने गई, लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारा मिलिट्री डॉक्ट्रिन था कोल्ड स्टार्ट, जिसमें ये जरूरी है कि 5,000 से 10,000 हमारे जवान बॉर्डर क्रॉस करें। 8 से 10 पॉइंट जो चुने हुए हैं उसमें हम पाकिस्तान के अंदर हमला करें और 10 से 15 किलोमीटर दूर जाएं। इसका मतलब जंग का ऐलान जरूरी था। लेकिन हमें नहीं लगता था कि बॉम्बे के लिए हमें एक पूरी तरह से नेशनल युद्ध करने की जरूरत है और हम इससे छोटा करें बड़ा करें, इसके दुविधा में हम फाइनली कुछ नहीं कर पाए। इनफैक्ट जो है पाकिस्तान ने तो बोल दिया था कि हमने बॉम्बे हमला कर दिया और इंडिया का कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को हमने हरा दिया कि आप कोल्ड स्टार्ट तो कर ही नहीं पाए। तो ये सब चीजें नजर रखते हुए जब उरी हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। 5 से 6 जगह हमारे छोटे दस्ते गए, 20 से 30 जवान एक एक जगह गए हैं और हमने चुनिंदा निशानों पर बहुत तबाही मचाई।
हमने सिलेक्टेड टारगेट्स लिए, 6 से 7 थे, वो 20 से 30 किलोमीटर दूर थे, और हम वहाँ गए और हमने अपना मुद्दा हासिल किया। वो था आतंकवादियों के ठिकानों को हमने हानि पहुंचाई, उनको एक्चुअली तबाह कर दिया, लेकिन हमने जंग का ऐलान नहीं किया। और ये एक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे जल्दी जाना, जल्दी आना, अपना काम खत्म करके वापस आना, और जंग का ऐलान ना करना। तो ये हमारा नया रवैया है। जब ये उरी का हमला हुआ, उसके बाद हमने अपने आप पाया कि हमें ये कोल्ड स्टार्ट में कुछ तब्दीली चाहिए। हमने एक्शन तो कर दिया, उसी के साथ साथ हमने अपना डॉक्ट्रिन भी बदली कर दिया। ये पूरी तरह अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन हमने एक नया डॉक्ट्रिन तैयार किया है, उसका नाम है डायनेमिक रिस्पॉन्स, जो कि मेरी किताब में छापा गया है। और ये मैंने अपनी तरफ से केवल सोच विचार करके नहीं छापा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सीडीएस से हमारी मीटिंग्स हुई हैं। इस किताब में आप पाएंगे इंडियन आर्मी चीफ का फॉरवर्ड है। इस किताब को क्लियरेंस दिया गया है मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पब्लिश के लिए, तो ये आर्मी चीफ ने इस किताब में फॉरवर्ड लिखा है। ये पूरी तरह से क्लियरेंस लेके मैं छाप रहा हूँ, और हमारा अभी नेशनल मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, वो है डायनेमिक रिस्पॉन्स, और इस किताब में सबसे पहले बार ये छापा गया है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर आप सबने सुना होगा, एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन था। मल्टी डोमेन ऑपरेशन हमारी जो है मिलिट्री में पिछले 10 साल से ऊपर से चल रहा है। हमें पता है, हमें जो भी ऑपरेशन होंगे मल्टी डोमेन होंगे, लेकिन पब्लिक कॉन्शियसनेस में और जो है आम जनता ने शायद ये नहीं सुना होगा, लेकिन ऑप सिंदूर के बाद बार बार आप सुनते आए होंगे मल्टी डोमेन ऑपरेशन। उसमें क्या है, तो ये इसमें एयर डिफेंस, साइबर, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हर तरीके के जो काबिलियत है उसको एकजुट होके हमने इस्तेमाल करना है। उसमें डिप्लोमेसी है, वीसा कैंसिलिंग हुए, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा। तो इसलिए ये सब कोई एक जो है एक तरफा ज्ञान जो है वो इसके लिए काफी नहीं है। इसलिए मैंने अपने साथ एक एम्बेसडर रखे हैं, एम्बेसडर अनिल त्रिगुणैत, एक एयर मार्शल रखे हैं, एयर मार्शल राजेश, और एक एयर डिफेंस के ब्रिगेडियर हैं जो है ब्रिगेडियर भार्गव। हम सब ने मिल के ये इस जो है पूरी किताब को लिखा है, और इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि अगर ऑप सिंदूर एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन था, तो रेड लाइन्स रीड्रॉन एक मल्टी डोमेन किताब है। ऑप सिंदूर के दौरान कई किस्म के हमले हुए, मैं अभी जिक्र कर रहा था। मिसाइल ग्राउंड टू ग्राउंड गए, एयर टू ग्राउंड गए, एयर टू एयर गए, साइबर अटैक्स हुए, कई किस्म के अटैक्स हुए। हमारे पीएम ने बताया था कि 400-500 से ऊपर हर रात दुश्मन के ड्रोन्स हमारे ऊपर आ रहे थे। तो ये केवल वेस्टर्न बॉर्डर में ज़्यादा तादाद में थे, खासकर नॉर्थ में जम्मू, पुंछ, रजौरी, सांबा, पठानकोट, यहाँ तक ज़्यादा तादाद में आए थे। लेकिन आपकी फौज जो है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी फौज है, आपकी फौज है, हमें चारों तरफ देख के हमने अपना डिफेंस की प्रक्रिया करनी है। तो आपने सही तरीके से बोला कि अगर इस तरीके का युद्ध अगर वेस्टर्न बॉर्डर में हो रहा है, तो क्यों नहीं ये नॉर्दर्न बॉर्डर में भी हो सकता है। समुद्र की तरफ से भी कुछ ऐसे तरह के हमले हो सकते हैं। तो इन सब तरीके के लिए हमारा फौजी रवैया तैयार है। लेकिन जो लेसन्स हमको यहाँ से मिले हैं वो जरूर हम नॉर्दर्न बॉर्डर पे डालेंगे, ईस्टर्न बॉर्डर पे डालेंगे, और साउथ के साइड में भी रखेंगे कि अभी युद्ध जो है ज़्यादा मल्टी डोमेन हो रहा है, ज़्यादा ड्रोन्स आ रहे हैं जो कि ऑटोनोमस हैं, और जो कि या तो ऑटोनोमस हैं
या मैन्युअली गाइडेड हैं, लेकिन उनमें कोई मनुष्य नहीं है। तो बिना मनुष्य के हथियार, ड्रोन क्या है? हवाई जहाज में उड़ता, हवाई जहाज के जैसे उड़ता है, उसमें बॉम्ब भी है लेकिन उसमें आदमी नहीं है। तो ये मोटे मोटे तौर पे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, यूकैव बोलते हैं। यूक्रेन युद्ध में और कई और देखे हमने, समुंदर के अंदर भी अनमैन्ड युद्ध के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे नज़र में हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है वैसे वैसे हमारा युद्ध का करने का ढंग बदलता रहता है। और ऑपसुंदूर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम उसके लिए मेनली तैयार थे। ऑपसुंदूर ने हमको बहुत कुछ सिखाया। हालांकि जो भी हमारे सामने आया उसके लिए हम तैयार जरूर थे, लेकिन वो एग्जैक्टली कैसे दुश्मन ने वार किया, हमारे जो सिस्टम्स थे उन्होंने कैसे परफॉर्मेंस किए, कैसे युद्ध के दौरान हमको कई तब्दीलियां करनी पड़ी, ये सब मद्देनजर रखते हुए हम आगे का युद्ध की और तैयारी कर सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर है, और हर जगह इसी किस्म के खतरे हैं, और हम इनके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, और इनके लिए हम हमेशा तैयारी करते रहते हैं। सर, आपको लगता है कि ये जो बुक है, इससे जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, दे विल नो आवर स्ट्रेंथ, कि हमारी एक स्ट्रेंथ है, हमारी एक स्ट्रैटेजी है। सो क्या आपको इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम जो है कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी पूरी खुलासा अपनी स्ट्रैटेजी का नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे देश हैं, चाइना है, अमेरिका है, जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी छाप देते हैं। सो क्या आप अपनी काबिलियत को हमेशा छुपा के रखेंगे? अगर आपकी काबिलियत छुपी हुई है तो अगले को अंदेशा नहीं है कि अगर वो इसमें युद्ध छेड़ेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो बेहतर यह है कि आप अपना, जहां तक हो सके सिक्योरिटी लीक किए बगैर, अपना जो युद्ध की काबिलियत है उसको सबके सामने रखिए। एक इसके बीच में मैं आपको एक जो है कपलेट सुनाऊंगा। रामधारी सिंह दिनकर हैं, हमारे बहुत माने हुए कवि हैं। उन्होंने एक कविता लिखी है जिसके मैं 4 पंक्ति केवल आपको सुनाऊंगा। सहनशीलता दया क्षमा को तभी पूजता जग है, बल का दर्प जमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो आप, हम पीसफुल हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। जो भी हमारे सामने जो भी स्थिति आती है उनको हम सहनशीलता से जरूर जो है अपने सुझाव लेके आगे चलना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत भारी तलवार है, और वो तलवार हमारे पीछे हमेशा खड़ी है। और इसलिए ये भी जरूरी है कि कभी कभी आप तलवार को निकाल के दिखाएं, और कभी कभी उससे एक छोटा मोटा वार करें कि बोलो ये असली है, नकली नहीं है। This was time to convey some message to our adversaries, and therefore a decision was taken to strike where it would hurt. In a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Holari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. दूसरी बात जो आपने बोला कि सब दुश्मन को पता चल जाएगा, तो कुछ सिक्योरिटी की डिटेल्स हैं जो आप सही बोल रहे हो कि हमको नहीं बताना चाहिए। उन चीज़ों को मैंने खुद नहीं लिखा है, और जहां लिखते वक्त कुछ मेरी तरफ से कुछ
चीज़ें हैं जो उस सिक्योरिटी के खिलाफ हैं, तो 1.5-2 महीने तक जो आर्मी हेडक्वार्टर में इसकी जांच हुई है किताब की, उन्होंने 3 बार इसका जांच किया और मुझे भेजा। मैंने तब्दीली करके वापस दिया, उन्होंने फिर दिया और तीसरी बार दिया। तो ये 3 इटरेशंस जो बोलते हैं इंग्लिश में, 3 बार इटरेशन होने के बाद ऐसी कोई भी चीज़ हो जो हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ हो, वो निकाल दी गई है। तो इन सबको रखा है, लेकिन साथ साथ ये हमने जरूर रखा है कि हमारी काबिलियत को दर्शाया जाए जहां तक संभव है। Thank you so much, sir. Thank you for your time.